अभिवादन। आज हम जिस दुनिया में उतर रहे हैं वो हम सबको बचपन से पता है। ग्रिम की परी कथाएं। ये वो कहानियां हैं जो हमें लगती तो बहुत सीधी सादी हैं, लेकिन असल में इनकी परतें बहुत गहरी होती हैं। बिल्कुल। आज हमारे सामने ऐसी ही एक कहानी का पूरा पाठ है, जंगल में 3 छोटे आदमी। ये उन कहानियों में से जो सिंड्रेला या स्नो वाइट जितनी मशहूर तो नहीं, लेकिन शायद उनसे भी ज्यादा अजीब और दिलचस्प है। बिल्कुल। और आज हम सिर्फ कहानी सुनाने नहीं वाले, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सरल सी दिखने वाली कहानी अच्छाई, ईर्ष्या और न्याय के बारे में क्या बताती है, और क्यों ये आज भी उतनी ही असरदार है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ही थोड़ी अजीब है। एक विधुर और एक विधवा हैं, दोनों की एक एक बेटी। हाँ। विधवा उस आदमी से शादी करना चाहती है और उसकी बेटी को बड़े लुभावने वादे करती है। हाँ, वादा ये है कि सौतेली बेटी को हर सुबह नहाने के लिए दूध मिलेगा और पीने के लिए शराब, जबकि उसकी अपनी बेटे उसे सिर्फ पानी मिलेगा। ये पहली नजर में ही एक जाल लगता है ना। बिल्कुल, एक ऐसा वादा जो सच होने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। और यहीं पर मुझे पहली बात थोड़ी खटकती है। पिता जो अपनी बेटी का भला चाहता है, वो इस पर फैसला नहीं कर पाता। वो क्या करता है? वो एक अजीब सी तरकीब निकालता है। हाँ, अपनी बेटी को अपना एक फटा हुआ जूता देता है और कहता है कि छत पर जाकर इसमें पानी भरो, अगर पानी रुक गया तो मैं शादी कर लूंगा। ये कैसा तर्क है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। एक पिता अपनी बेटी के भविष्य का फैसला एक फटे हुए जूते पर कैसे छोड़ सकता है? एक तरह से ये उस दौर के समाज में एक पिता की बेबसी को दिखाता है। शायद वो आर्थिक रूप से उस विधवा पर निर्भर होने वाला था, या फिर समाज का दबाव था। जूता वाला ये परीक्षण, ये उसका एक तरीका है कि वो इस मुश्किल फैसले की जिम्मेदारी किस्मत पर डाल दे। अच्छा। अगर जूता भर गया तो ये भाग्य का संकेत है, मेरा फैसला नहीं। ये एक तरह से अपनी नैतिक जिम्मेदारी से बचना है। और कमाल देखिए, जूता भर भी जाता है। कहानी कहती है कि लड़की के आंसुओं से या किसी जादू से वो छेद बंद हो गया। मतलब किस्मत ने फैसला कर लिया। हाँ, भले ही वो आगे चलकर कितना भी भयानक साबित होने वाला हो, शादी हो जाती है। और शादी होते ही जैसा होना ही था, सारे वादे पलट जाते हैं तुरंत। पहले दिन तो सब ठीक रहता है, लेकिन जल्द ही सौतेली बेटी को सिर्फ पानी मिलता है और सगी बेटी को दूध और शराब। और यहीं से हमें उस किरदार का असली रूप दिखता है, जिसे हम दुष्ट सौतेली माँ के नाम से जानते हैं। हाँ, और ये जो दुष्ट सौतेली माँ का किरदार है, जिसे हम आर्केटाइप कह सकते हैं। हाँ, एक ऐसा चरित्र जो दुनिया भर की कहानियों में बार बार आता है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक कहानी का पात्र नहीं है, ये उस समय के सामाजिक डर को भी दिखाता है ना? खासकर संपत्ति, विरासत और परिवार में अपनी जगह को लेकर। सही कहा। सौतेली माँ अक्सर अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए दूसरे के बच्चे को रास्ते से हटाना चाहती थीं। यहाँ ईर्ष्या सिर्फ इस बात की नहीं है कि सौतेली बेटी सुंदर है, बल्कि इस बात की भी है कि उसकी सुंदरता उसे एक बेहतर भविष्य दिला सकती है। हाँ, एक अच्छी शादी जो उसकी अपनी बेटी को शायद न मिले। ये एक तरह का अस्तित्व का संकट है। और ये ईर्ष्या उसे एक बहुत ही क्रूर कदम उठाने पर मजबूर करती है। कड़कड़ाती ठंड का मौसम है, हर तरफ बर्फ है, और वो उस लड़की को कागज का एक कोट पहनाकर जंगल में स्ट्रॉबेरी की एक टोकरी लाने भेज देती है। ये तो सीधे सीधे मौत की सजा देने जैसा है। हाँ, ये एक असंभव काम सौंपने का क्लासिक उदाहरण है, जो परी कथाओं में नायक के चरित्र की परीक्षा लेने के लिए इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। और यहाँ क्रूरता के प्रतीक बहुत गहरे हैं। कागज का कोट, सोचिए, वो ठंड से जरा भी नहीं बचा सकता। नहीं। ये उस बात का प्रतीक है कि सौतेली माँ उसे कितनी कमजोर और असुरक्षित देखना चाहती है, और खाने के लिए सिर्फ एक सूखी रोटी, जो ठंड में पत्थर जैसी हो गई होगी। लेकिन जंगल में जहां उसे मरने के लिए भेजा गया था, वहीं उसकी किस्मत पलट जाती है। उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखती है जिसमें 3 छोटे बौने रहते हैं। और उसका व्यवहार वो देखने लायक है। हाँ, वो बहुत विनम्रता से दरवाजा खटखटाती है, उन्हें नमस्कार करती है, और जब वे उससे उसकी रोटी का टुकड़ा मांगते हैं तो वो खुशी खुशी उसे बांट देती है। यहीं पर कहानी का नैतिक सार, मतलब मॉरल वर्कर आता है। लड़की की दयालुता और विनम्रता ही उसकी मुक्ति का कारण बनती है। सही। उसने उस मुश्किल घड़ी में भी, जब उसके पास लगभग कुछ नहीं था, बिना किसी अपेक्षा के साझा किया। और ये 3 बौने कौन हैं? ये भी सोचने वाली बात है। शायद प्रकृति की शक्तियां हैं, या भाग्य के दूत जो अच्छे कर्मों का हिसाब रखते हैं। उसके इस व्यवहार से खुश होकर वो बौने उसे 3 वरदान देते हैं। पहला, कि वो हर दिन और ज्यादा खूबसूरत होती जाएगी। दूसरा, कि जब भी वो कुछ बोलेगी उसके मुंह से सोने का एक टुकड़ा गिरेगा। और तीसरा, कि एक राजा आकर उससे शादी करेगा। ये वरदान भी कितने प्रतीकात्मक हैं। बहुत ज्यादा।
पहला वरदान तो उसकी आंतरिक सुंदरता को बाहरी रूप देता है। दूसरा वरदान, जो सबसे दिलचस्प है, उसके शब्दों को मूल्य देता है। सोने का हर शब्द के साथ गिरना सिर्फ एक इनाम नहीं है। नहीं, यह एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि उसकी बातें, उसका सच कीमती और शुद्ध है। और तीसरा वरदान उस समय की किसी भी लड़की के लिए सबसे बड़ा सामाजिक पुरस्कार था। हाँ, और फिर वो बौने उसे झोपड़ी के पीछे से बर्फ हटाने को कहते हैं और वहां उसे सचमुच पकी हुई स्ट्रॉबेरी मिल जाती हैं। अविश्वसनीय। वो टोकरी भरकर घर लौटती है और जैसे ही वो अपनी सौतेली माँ को शुभ संध्या कहती है, उसके मुंह से सोने का एक टुकड़ा गिरता है। हाँ, यहाँ से कहानी में एक नया मोड़ आता है। अब एशिया अपने चरम पर पहुंच जाती है। सौतेली माँ और बहन ये देखकर हैरान है कि जो सजा थी वो इनाम में कैसे बदल गई। बिल्कुल, और अब वो भी वही इनाम चाहती हैं। तो अब सौतेली बहन भी वही इनाम पाने के लिए जंगल जाती है, लेकिन उसका रवैया एकदम उल्टा। हाँ, बिल्कुल उल्टा होता है। उसकी माँ उसे एक सुंदर फर का कोट और अच्छा खाना देती है, लेकिन उसका दिल काला है। वो बौनों की झोपड़ी में बिना नमस्कार के घुस जाती है, अपना खाना बांटने से मना कर देती है और उनके काम में मदद भी नहीं करती। यहाँ ये पैटर्न बहुत साफ है, जैसा व्यवहार वैसा ही फल। बिल्कुल, ये लगभग एक वैज्ञानिक प्रयोग जैसा है ना? हाँ। कहानीकार ने सारे हालात एक जैसे रखे, जंगल, झोपड़ी, बौने, सिर्फ एक चीज बदली, लड़की का चरित्र। और नतीजा एकदम उल्टा आया। ये बच्चों को बहुत सीधे तरीके से कारण और परिणाम का सबक सिखाता है। सही कहा। उस लड़की के अहंकार और स्वार्थ के जवाब में बौने उसे 3 श्राप देते हैं कि वो हर दिन और ज्यादा बदसूरत होती जाएगी, उसके हर शब्द पर मुंह से एक मेढक निकलेगा और उसकी मौत बहुत बुरी तरह से होगी। और यहाँ मेढक का प्रतीक भी उतना ही शक्तिशाली है जितना सोने का। मेढक सिर्फ बदसूरत नहीं है, वे उस जमाने में गंदगी, बीमारी और जहर से जुड़े थे। तो कहानी ये कह रही है कि बुरे इंसान के शब्द जहरीले और घिनौने होते हैं। और जब वो घर लौटकर मुंह खोलती है तो सचमुच हर शब्द पर एक मेढक बाहर कूदता है। सोचिए वो दृश्य। अब घर की स्थिति और भी खराब हो जाती है। सौतेली माँ का गुस्सा 100 गुना बढ़ गया है, क्योंकि उसकी अपनी बेटी श्रापित हो गई है। हाँ, और वो अच्छी लड़की पर और भी ज्यादा अत्याचार करती है। कहानी आगे बढ़ती है और उसे एक और असंभव काम दिया जाता है, जमी हुई झील में छेद करके सूत का एक गट्ठर धोना। और यहीं उसकी मुलाकात एक राजा से होती है। हाँ, जो उसकी सुंदरता देखकर उस पर मोहित हो जाता है और उससे शादी कर लेता है। तो शादी के साथ ही बौनों का तीसरा वरदान भी सच हो गया। ऐसा लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इन कहानियों में ईर्ष्या इतनी आसानी से हार नहीं मानती। बिल्कुल नहीं। वास्तव में रानी की खुशी उसकी सौतेली माँ के लिए सबसे बड़ी हार थी, और यहीं से कहानी अपने सबसे अंधेरे मोड़ पर पहुंचती है। अच्छा। जब तक लड़की गरीब और दुखी थी तब तक तो ठीक था, लेकिन अब वो एक रानी है, उसके पास शक्ति और सम्मान है। ये सौतेली माँ के लिए असहनीय था। और फिर वो करती है जो इन कहानियों में अक्सर होता है। जब रानी एक बेटे को जन्म देती है और कमजोर होती है तो सौतेली माँ अपनी बेटी के साथ महल में आती है और मौका देखकर रानी को बिस्तर से उठाकर खिड़की से बाहर नदी में फेंक देती है। ये धोखा अपने चरम पर है। उन्होंने सिर्फ उसे मारने की कोशिश नहीं, बल्कि उसकी जगह उसकी पहचान चुराने की कोशिश की। उन्होंने अपनी बदसूरत बेटी को रानी के बिस्तर पर लिटा दिया और उसे चादर से ढक दिया। और जब राजा बात करने आता है तो हर शब्द पर मेंढक निकलता है। लेकिन बूढ़ी औरत बहाना बना देती है कि ये बच्चे के जन्म की कमजोरी की वजह से है और पसीने की तरफ बाहर निकल रहा है। कितना भयानक झूठ है। लेकिन सत्य को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता, खास तौर पर परी कथाओं की दुनिया में। सही। यहाँ कहानी में एक जादुई तत्व फिर से आता है। रात में रसोई का एक लड़का देखता है कि नदी से एक बत्तख तैर कर आती है। और वो बत्तख आम बत्तख की तरह नहीं बोलती। वो शाही अंदाज में पूछती है, राजा तुम क्या कर रहे हो, सो रहे हो या जाग रहे हो? और फिर वो रानी के रूप में बदल जाती है, अपने बच्चे को दूध पिलाती है और फिर से बत्तख बनकर चली जाती है। ये दृश्य बहुत ही मार्मिक और डरावना भी है। हाँ, ये सिलसिला 2 रातों तक चलता है। ये रूप बदलने का यानी काया पलट का एक और शक्तिशाली प्रतीक है। अच्छा, कैसे? सच्चाई को दबा दिया गया है, उसे एक जानवर के रूप में छुपा दिया गया, लेकिन वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। वो रात के अंधेरे में अपना असली रूप दिखाती है। बिल्कुल, जब धोखे की दुनिया सो रही होती है। और यहाँ रसोई का लड़का
एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार है। वो एक वफादार गवाह है जो सच को देखता है। तीसरी रात वो बत्तख उस लड़के से कहती है कि राजा से कहो कि वो अपनी तलवार लेकर आए और दहलीज पर मेरे ऊपर 3 बार घुमाए। राजा ऐसा ही करता है। और तीसरी बार में बत्तख फिर से उसकी सुंदर और स्वस्थ रानी में बदल जाती है। तलवार का यहाँ क्या महत्व है? तलवार अक्सर न्याय, शक्ति और सच्चाई का प्रतीक होती है। ये राजा के अधिकार का प्रतीक है। जब राजा अपनी तलवार का इस्तेमाल करता है तो वो सिर्फ एक जादुई अनुष्ठान नहीं कर रहा होता, बल्कि वो अपनी शक्ति और अधिकार से सच को झूठ के श्राप से आजाद कर रहा होता है। मतलब वो धोखे के जाल को काट रहा होता है। बिल्कुल। अब रानी वापस आ गई है और पूरी तरह से स्वस्थ है। कहानी अपने अंतिम चरण पर पहुंचती है, न्याय का समय। और न्याय करने का तरीका भी बहुत नाटकीय है। हाँ, बच्चे के नामकरण वाले दिन जब सब मेहमान इकट्ठा होते हैं, राजा एक कहानी सुनाता है और पूछता है, जो किसी को बिस्तर से उठाकर नदी में फेंक दे उसके साथ क्या किया जाना चाहिए? और यहाँ कहानी का सबसे बड़ा व्यंग्य आता है। सौतेली माँ ये जाने बिना कि वो खुद के लिए सजा सुना रही है। हाँ, पूरे आत्मविश्वास से जवाब देती है। हाँ, वो कहती है, ऐसे दुष्ट व्यक्ति के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं होगा कि उसे कीलों से भरे एक पीपे में डालकर पहाड़ी से नीचे पानी में लुढ़का देना चाहिए। उसने खुद ही अपनी सजा तय कर दी। और राजा बस इतना कहता है, तुमने अपनी सजा खुद ही तय कर दी है। फिर उस बूढ़ी औरत और उसकी बेटी को उसी पीपे में बंद करके पहाड़ी से लुढ़का दिया जाता है, जब तक वे मर नहीं जाते। ये एक बहुत ही क्रूर और सीधा न्याय है, जो ग्रिम की कहानियों की एक पहचान है। हाँ, यहाँ कोई माफी या सुधार की गुंजाइश नहीं है, केवल कर्मों का सीधा और भयानक परिणाम है। तो जंगल में 3 छोटे आदमी की ये पड़ताल हमें दिखाती है कि कैसे एक साधारण कहानी दयालुता के पुरस्कार, ईर्ष्या के विनाशकारी परिणामों और एक ऐसे न्याय की तस्वीर पेश करती है जो कठोर और अछूत है। सोने के सिक्के और मेंढक, सुंदरता और बदसूरती, ये कहानी प्रतीकों से भरी है जो अच्छे और बुरे कर्मों के बीच एक बहुत ही स्पष्ट रेखा खींचती है। ये सिर्फ बच्चों के लिए एक नैतिक कहानी नहीं है, बल्कि ये उस समय की दुनिया का एक आईना भी है, जहाँ जीवन कठोर था और न्याय की धारणा भी उतनी ही कठोर थी। कहानी ये संदेश देती है कि आपका असली चरित्र आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है और झूठ और धोखा अंततः खुद को ही नष्ट कर देता है। बिल्कुल। ये हमें ये भी सिखाती है कि सबसे अंधेरे और मुश्किल समय में की गई एक छोटी सी अच्छाई भी आपकी पूरी किस्मत बदल सकती है। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल सोचने पे मजबूर करता है। इन कहानियों में न्याय बहुत ही क्रूर और शारीरिक होता है, जैसे कीलों से भरा पीपा। हाँ, ये हमें उस समय की न्याय की धारणा के बारे में क्या बताता है, जहां सार्वजनिक सजा और शारीरिक पीड़ा न्याय का एक स्वीकृत रूप थे। और आज के समय में? हाँ, और क्या आज के समय में, जब हम मनोवैज्ञानिक और सामाजिक परिणामों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, इस तरह के शारीरिक न्याय की कल्पना भी हमें असहज करती है? ये सोचने का विषय है।